हेलो एवरीवन। इसके पहले हम देख चुके थे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लाइट रिएक्शन देख चुके थे। हमको अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है, कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है ये। तो कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस से हम ये समझते हैं कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी और रेस्पिरेशन के अंदर भी। तो एटीपी हमको पता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। तो जनरली हम जब एटीपी के बारे में देखते हैं तो ये जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रोड्यूस होता है बाय एडीपी आईपी। एडीपी मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो रहा है, इनसे एटीपी फॉर्म हो रहा है। तो अभी एक्चुअल में एटीपी कैसे फॉर्म होता है ये हमको देखना है। तो फोटोसिंथेसिस में जो फॉर्म हो रहा है एटीपी, वो इस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं और वैसे रेस्पिरेशन में भी होगा। तो पहले देखते हैं, let us now try to understand how actually the ATP is synthesized in the chloroplast. The chemoosmotic hypothesis, ये hypothesis बोला गया था बाय पीटर मिशेल। hypothesis का मीनिंग समझ में आता, मतलब इमेजिनरी, ऐसा होता होगा, like a hypothetical, but होता ऐसा ही है लगभग। has been put forward to explain its mechanism like in respiration, photosynthesis too. ATP synthesis is linked to the development of proton gradient. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्योंकि एटीपी क्यों फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन, इसके वजह से हो रहा है। अब एक्चुअल में ये पूरी प्रोसेस जब बोलूंगा तब इसका मीनिंग समझ में आएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मतलब H+ आयन, ये है प्रोटॉन। तो उनका ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस को कैसे पास होते हैं और पास होने के बाद क्या होता है, तो ये समझ में आएगा। This time these are the membranes of thylakoid, and there is one difference though. Here the proton accumulation is toward the inside of membrane. अब inside of membrane मतलब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि जहाँ पर हमने पहले क्लोरोप्लास्ट बोले थे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमको पता है कि ये मेन ऑर्गेनेल है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने दो पार्ट देख चुके हैं, एक है स्टोमा, एक है ग्राना। स्टोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन, और ये जो ग्राना इसके अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन। तो ये ग्राना के अंदर क्या है, हम देखें थैलाकॉइड, ठीक है, और थैलाकॉइड में क्वांटासोम और क्वांटासोम में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बट जहां पर हम थैलाकॉइड देख रहे हैं तो थैलाकॉइड हमको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर की मेम्ब्रेन है। दिस इज आई मतलब इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, और ये जो बाहर का पार्ट देख रहे हैं ये है स्ट्रोमा। तो ये डायग्राम हमको बड़ी करके देखना ही है यहाँ पर नीचे, पर समझ में आना कि इसके अंदर होना क्या है। तो जब मैं पूरी प्रोसेस बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये प्रोसेस है, ये जो दिख रहा है ना हमको, ये थैलाकॉइड की ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया ल्यूमेन, और ये हो गया इधर स्ट्रोमा, ठीक है, दिस इज स्ट्रोमा। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या होने वाला है वो हमको देखना है। तो एक बार समझा दूंगा मैं, यानी कि इतना होने के बाद यहाँ का पहले लाइन टू लाइन देख लेंगे। दैट इज इन द ल्यूमेन। तो ल्यूमेन मतलब समझ में आ गया कि ये जो हमको थैलाकॉइड दिख रहा है, इस थैलाकॉइड के अंदर का ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है ल्यूमेन। जहां पर मैंने कर्सर घुमाया येलो कलर दिख रहा है, दैट इज इन द ल्यूमेन। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अब यहाँ पर डिफरेंस बोल रहा है हमको कि अगर सपोज हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे, क्या बोले वाला, फोटोसिंथेसिस के अंदर जब एटीपी फॉर्म होता है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या दिखा रहे थे, यहाँ पर हम दिखा रहे थे कि ये जो थैलाकॉइड है तो इसके अंदर का पार्ट था ये ल्यूमेन, और ये साइड का इसका क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये बोल चुका मैं आपको। तो जब प्रोटॉन इस ल्यूमेन से, और इधर साइड में क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है, और ये इसकी डायग्राम दिखाई तो ये थैलाकॉइड की, ये समझ में आ रहा है, ये थैलाकॉइड है, ठीक है। तो इसके अंदर जब ल्यूमेन से प्रोटॉन जब स्ट्रोमा की तरफ जाएंगे तब एटीपी फॉर्म होगा। और जहां पे हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में एटीपी कैसे फॉर्म होता है, वैसे डिटेल में देखे सिवाय ये समझ में नहीं आएगा। ये फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जहां पर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती है, वो फोल्डेड होती है इस तरीके की। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रिस्टा, और यहाँ पर होते हैं F1 पार्टिकल। तो ये होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में वाला जो स्पेस दिख रहा है
इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर फोटोसिंथेसिस में देख रहे हैं तो ल्यूमेन से तो स्टोमा की तरफ क्या गए, प्रोटॉन, और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, आगे एटीपी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटॉन रहता है वो इनर मेम्ब्रेन से लेकर तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस तक जाता है, और ये फिर जब इधर से इधर आएंगे, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस इनर मेम्ब्रेन में, समझ में आ रहा है? पहले इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और फिर बाद में प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन स्पेस से जब इनर मेम्ब्रेन में आएंगे, मतलब अंदर के साइड को इधर, तब क्या होगा, यहाँ पर एटीपी फॉर्म होने वाला है। तो डिफरेंस समझ में आना, वैसे तो आगे डिटेल में देखोगे समझेगा ये, ठीक है। अब देखो, इन द ल्यूमेन द रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द intermembrane space of the mitochondria where the electrons move through ETS। ETS का मतलब समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये चैप्टर 14 में होगा वो आपको रेस्पिरेशन में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये हमको देखना है। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्टिवेशन कैसा होगा and their transport to determine the steps that cause the proton gradient to develop। तो इसकी वजह से अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप हो रहा है वो देखना है। तो अब यहाँ पर एक बार ये डायग्राम देख लीजिएगा तो और समझ में आएगा, और प्रोसेस पूरी बोल देता हूँ। ये डायग्राम दिखा है तेरा आपको स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बोल चुका हूँ कि ल्यूमेन कौन सा है और इधर का पार्ट क्या है, स्टोमा, ठीक है। तो मतलब ये पूरा हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है, ये जो ल्यूमेन दिख रहा है, इस ल्यूमेन के अंदर क्या प्रोसेस होती है, तो ल्यूमेन के अंदर अगर देखा जाएगा तो अब मैं आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हमारा हो चुका है लास्ट टाइम। तो क्या होता है, ये अगर हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम निकालेंगे जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो ल्यूमेन है इसमें क्या होने वाला है, इसके अंदर ये रिएक्शन होगी, मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, कौन सा वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं मैं, जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स रूट से पानी लेता है, वो पानी कहाँ पर आता है, उसके अंदर वाटर सभी तरफ जाएगा, रूट स्टेम लीफ, रूट से लेगा और वो फिर ऊपर स्टेम लीफ तक जाएगा, और लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है, क्या फॉल होगा इसके ऊपर, जब सनलाइट फॉल होगी तो ये टू टाइप जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होता है, किसके अंदर, 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती है, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एयर में लिबरेट होता है और एनवायरनमेंट को प्योर बनाता है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अब यहाँ पर हम जब ये थैलाकॉइड निकाल कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक थैलाकॉइड, तो इसके अंदर ये मैं आपको बोल चुका था, ये इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। शॉर्ट में लिखता ओ एम मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, ये आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन हो गई, ऐसा समझिएगा। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इधर आएंगे, किधर, ये यहाँ पर, यहाँ से क्या होते हैं फिर ये इस तरह जाएंगे इधर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए PS2 पता है हमको, PS2 से ये जाएंगे PS1 की तरफ, और PS1 से हमको पता है कि वो कहाँ पर जाता है, FRS FD, और NADH2 वो बाद में तैयार होगा, NADP हमारा इधर आएगा, NADP। प्रोसेस को पूरा ध्यान दिए तो आपको समझ में आता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये हमको पता है कि सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनके पास आते हैं, यहाँ से PS2 मतलब ही क्या होता है, P680 से प्रोसेस पूरी क्या होती है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बोल चुका हूँ आपको, CO3 की तरफ जाएंगे, सो ऑन। और जब यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो इसके लिए क्या लगा, एक तो सनलाइट और दूसरा मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स लगता है हमको, और अलॉन्ग विथ मिनरल लगेंगे, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन, ये 3 मिनरल लगता है, ठीक है। इसके अंदर ये याद रखना है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या क्या हुआ। अब देखो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर होने के वजह से क्या हुआ, यहाँ पर 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, ये 4 प्रोटॉन, 1 2 3 और 4, ये 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए। कहाँ पर प्रोड्यूस हुए बोलो, प्रोड्यूस हुए ल्यूमेन में, किसका ल्यूमेन, थैलाकॉइड का ल्यूमेन। और ये साइड में क्या दिख रहा है आपको, ये है स्टोमा, मतलब ये पूरा स्टोमा इधर, और ये है ल्यूमेन। अब ल्यूमेन से ये प्रोटॉन क्या होंगे, इस ल्यूमेन से तो इधर आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो स्टोमा था और ये जो ल्यूमेन था, पहले दोनों में प्रोटॉन इक्वल था,
क्या बोल रहा हूँ मैं कि पहले ल्यूमेन के अंदर जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन था, थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन था उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टोमा के सपोज लगभग इक्वल है सपोज। अब क्या हुआ, इस ल्यूमेन के अंदर सनलाइट गिरने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल था उसका स्प्लिटिंग होकर क्या हुआ, 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए। तो 4 प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए मतलब इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, किधर, ल्यूमेन के अंदर, एज कंपेयर टू स्टोमा। मतलब ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू स्टोमा। तो अब जहाँ पर ज़्यादा प्रोटॉन है वहाँ पर क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, किसका, प्रोटॉन का। जैसे सिंपल समझिए, ये एक छोटा सा क्लास है, इस क्लास में सपोज एक 10 बॉयज है 10 गर्ल्स है। अब 10 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, अगर इस 10 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सपोज वापस घर पे गए किसी रीजन की वजह से, तो अभी क्लास के अंदर कितने बॉयज बढ़ गए, अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 2 बॉयज बढ़ गए, क्योंकि पहले इक्वल था प्रोपोर्शन। अब यहाँ से 2 गर्ल्स गए मतलब ही क्या हो गया, 2 बॉयज ज़्यादा हो गए, अगर रेशियो अगर देखा जाए। तो वैसा ही क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, तो ये प्रोटॉन क्या होता है, यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ पर, ल्यूमेन में, एज कंपेयर टू स्टोमा। इसलिए क्या होगा, प्रोटॉन ल्यूमेन से लेकर स्टोमा की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का क्या हो गया, प्रोटॉन यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, तो वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज़्यादा हो गया, स्टोमा में कम हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसा इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से यही प्रोटॉन क्या होगा, इधर से बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ मतलब किधर की तरफ, यानी कि स्टोमा की तरफ आएंगे ये, ठीक है, स्टोमा की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर ये समझ में आता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये CF0 और इधर होगा CF1। तो मतलब ये प्रोटॉन ल्यूमेन में ज़्यादा हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ल्यूमेन से तो स्टोमा की तरफ आएंगे। और जब ये प्रोटॉन ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से, इधर इधर के डायरेक्शन को, तो यहाँ पर क्या होता है, वो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होता है, इधर इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ATP सिंथेटेस। नाम से समझ में आ रहा है कि इन्हें करता क्या होगा, सिंथेटेस, ATP सिंथेटेस। सिंथेटेस का मतलब सिंथेसिस। तो इन्हें क्या करता है, यहाँ पर जो ADP और IP है, कहाँ पर, स्टोमा में, इन्हीं को ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन आएंगे इन प्रोटॉन से क्या करता है, यहाँ पर ATP प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ATP प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर, कि जो स्टोमा के अंदर ADP और IP है, इस प्रोटॉन की वजह से क्या होगा, ये ADP और IP कंबाइन होकर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ATP प्रोड्यूस होगा। और जो रिमेनिंग प्रोटॉन है वो क्या होंगे, इधर स्टोमा में यहाँ पर आएंगे, कौन से प्लेस पे, तो ये प्लेस पर, यहाँ पर देखिए मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इधर, ये इधर, यहाँ पर जो कंपाउंड होता है वो होता है NADP कोएंजाइम। तो कुछ प्रोटॉन आकर यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ATP तैयार किया, जो रिमेनिंग प्रोटॉन है वो आकर इस NADP को अटैच होता है, किसको अटैच होंगे, इस NADP को। और NADP को प्रोटॉन अटैच होने के बाद यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, NADPH2। तो मतलब यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, एक तो ATP मिल रहा है हमको, नंबर 2 NADPH2 प्रोड्यूस हुआ, नंबर 3 जब भी प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है तब क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होगा। मतलब ये तीनों चीज़ें मिल रही है। समझ में आ रहा मैंने क्या बोला आपको, कि जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमेन है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर रिएक्शन हुई थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है कि जो 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल है वही स्प्लिट होकर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये एयर के अंदर लिबरेट हो गया, ये बोले हम, ये जो 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल था इसी से क्या प्रोड्यूस हुआ, 4 प्रोटॉन, जिसको मैंने इस तरीके से दिखाया, यहाँ पर एक H प्लस, इधर एक H प्लस, इधर एक, इधर एक। तो यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, तो स्टोमा के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ल्यूमेन से लेकर किधर की तरफ जाएंगे, टूवर्ड स्टोमा। और जाते वक्त क्या हो गया, वो ADP IP को कंबाइन करके यहाँ पर ATP बनाता है। मतलब इनका जाने का डायरेक्शन कौन सा था, CF0 से लेकर तो CF1 की तरफ। तो समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर प्रोसेस पूरी क्या हुई, ईजी है।
और इधर भी एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, देखो इधर भी ये जो प्रोसेस देख रहे हैं हाँ, तो एक बार देख लेंगे यहाँ से, देखो यहाँ पर समझ में आएगा। स्टोमा के अंदर क्या हो गया, लो H प्लस हो गया। क्यों लो H प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया। कहाँ पर, इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो गया, और इधर लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इधर लो हो गया, उधर ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या बोले हम, ये देखिए यहाँ पर अगर दिखता होगा तो आपको ये CF0 है, ये बहुत छोटा इसलिए आपको दिखता नहीं होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ ये इस तरीके से, और इधर ये CF1 है, मतलब किधर से किधर को प्रोटॉन जा रहे हैं, तो अपन डायरेक्शन बोल सकते हैं CF0 से लेकर ये किधर जा रहे हैं, CF1 की तरफ, ये सर CF1, ठीक है, ये प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ATP सिंथेटेस नाम का एंजाइम दिख रहा है, जो ADP IP को कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, ATP, और रिमेनिंग प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पर NADP को अटैच होकर NADPH तैयार करेंगे। तो ये प्रोसेस होने वाला है इसमें। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस PS2 से तो PS1 तक मूव होंगे, और इधर भी क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होता है। तो देखो अब इस प्रोसेस में क्या बोला है, बहुत इजी प्रोसेस है, जल्दी समझ में आ जाता है। देखो तो क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, सिंस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसी को क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन, ये भी याद रखिए कौन सी मेम्ब्रेन पर हो रहा है, इन द इनर मेम्ब्रेन द प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। समझ में आ गया क्या बोला इसने, कि ये जो ल्यूमेन था, इस ल्यूमेन के अंदर क्या हुआ, ये ल्यूमेन, ये सब ल्यूमेन, इस ल्यूमेन में क्या बोल रहा है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गया, स्टोमा में कम हो गया, मतलब प्रोटॉन ल्यूमेन में ज़्यादा हो गया। As electron move through photosynthesis, protons are transported across the membrane, and this happens because of primary acceptor of electron which is located toward the outer side of membrane। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो एक्सेप्टर है तो वो कहाँ पर था, ये इधर जाके बैठे वाला है बाहर। इसके लिए क्या होगा, प्रोटॉन CF0 से क्या होगा, CF1 की तरफ आएंगे, एंड देयर ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन not to an electron carrier but to a hydrogen carrier। Hence molecule remove a proton from the stroma while transporting an electron। तो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर गए, ऊपर इस मेम्ब्रेन के अंदर, ऊपर के साइड को देख चुके आप। When this molecule passes on its electron to the electron carrier in the inner membrane, the proton released into the inner membrane of inner side और द ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला कि व्हेन प्रोटॉन इज रिलीज्ड इन द इनर साइड और द ल्यूमेन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो हमको पता है अंदर प्रोड्यूस होते और जा रहे थे वो बाहर। द NADP रिडक्टेस, बाहर मतलब स्टोमा की तरफ, द NADP रिडक्टेस एंजाइम। अब ये NADP रिडक्टेस कहाँ पर काम को आएगा, कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर बता चुका मैं, इस साइड को, यहाँ पे जो दिख रहा नहीं, देखिए इधर, क्योंकि वो NADP को अटैच करके NADPH बनाएगा। तो यहाँ पर the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of membrane and along the side that comes from the acceptor of PS1। अब PS1 PS2 क्या, ये तो समझ में आ जाता हमको, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, मतलब फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 P700 PS1 मतलब। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side, मतलब देखो स्टोमा के साइड से था, बाहर के साइड से, along with the electron that come from the acceptor of इलेक्ट्रॉन ऑफ PS1। अब ये देख चुके हम, PS1 मतलब वहाँ पर हम ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं थैलाकॉइड की, ये अंदर का होगा ल्यूमेन थैलाकॉइड का, तो इधर की साइड मतलब स्टोमा साइड होगा, इस स्टोमा साइड को कौन है, NADP, और यहाँ पर क्या होगा, ये PS2 से लेकर तो ये PS1 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, और उसके बाद भी आगे का पता है, PS1 के बाद FRS FD और NADP। तो अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, मतलब देखो अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन अलग कलर से दिखाऊं तो मतलब समझो यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इधर रेड कलर से, ये इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुआ था ये समझ में आ गया। देखो 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस PS2 से लेकर, ये था PS2 से PS1 की तरफ आए,
PS1 से ये इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, इधर के साइड को NADP के पास। तो इस NADP के साथ कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन भी है, और इधर बाहर से प्रोटॉन आ रहा है। प्रोटॉन किधर से आ रहा है, बाहर से। बाहर से मतलब ये जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन है, इससे लेकर ये स्टोमा से यहाँ पर आएगा। तो NADP के साथ इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और इससे इसके अंदर क्या बना, NADPH2। तो ये याद रखना। अब देखो, द प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP। रिडक्शन मतलब इसको हाइड्रोजन अटैच होना। द प्रोटॉन्स ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्टोमा, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्टोमा डिक्रीजेस। अब देखो स्टोमा के अंदर से प्रोटॉन डिक्रीज हो गया, तो भाई इन द ल्यूमेन देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, वहां पर प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो गया। दिस क्रिएट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब क्या बोला, इधर प्रोटॉन स्टोमा में यूटिलाइज हो गया, और ल्यूमेन के अंदर जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन था वहां पर वो बढ़ते गए। इसके वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, और जहाँ पे भी ज़्यादा और कम डेवलप होता है वहाँ पे पोटेंशियल होता है। समझ में आता है, डैम के अंदर वाटर स्टोर किया है, मतलब वाटर हाई पोटेंशियल पे, और डैम के नीचे वाटर लो पोटेंशियल पे, तो जहाँ पे कुछ ज़्यादा और कम हो जाता है तो वहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है। इस मेजरेबल डिक्रीज इन द पीएच इन ल्यूमेन। तो मतलब ही क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब शॉर्ट में बोल देता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि जो पीएच है, पीएच मतलब क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये डिक्रीज होता है। कहाँ पर डिक्रीज हुआ, तो इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन था इसके अंदर ये कम हो गया। तो एस्टिमेटेड पीएच जो रहता है मीडियम का, वो एस्टिमेटेड पीएच अगर मीडियम का देखा जाए तो ये लगभग हो जाता है 8। पीएच हो जाएगा यहाँ पर 8। और मतलब क्या बोला मैंने आपको कि इस प्रोसेस के अंदर pH इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, एस्टिमेटेड pH आउटसाइड द मीडियम बिकम 8, whereas द ल्यूमेन इट इज 8। ल्यूमेन के अंदर देखें तो pH हो जाएगा 8, और ये सॉरी ल्यूमेन के अंदर 5, बोलते वक्त मैंने ऐसा बोला था। ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया, ये इनसाइड द ल्यूमेन। इनसाइड द ल्यूमेन pH जो रहेगा वो रहेगा 5, और आउटसाइड द ल्यूमेन pH क्या रहेगा, 8। ये समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जहां पर pH 5 हुआ, दैट इज हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द ल्यूमेन बिकम 1000 टाइम्स एज ग्रेट एज द स्टोमा। मतलब यहाँ पर देखो pH इधर ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा, pH क्या होता है, कुछ नहीं, वो समझ में आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, pH प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर बोल रहा, इनसाइड ल्यूमेन becomes 1000 times great, 1000 times great as in stoma। तो ये समझ में आ जाता है। और ATP और NADPH2 सिंथेसिस हुआ था ऑन द स्ट्रोमा साइड सरफेस ऑफ थैलाकॉइड। तो 8 प्रोटॉन रिलीज बाय नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये देख चुके थे हम। 4 प्रोटॉन ऑक्सीडेशन से और 4 प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन फंक्शन से, 4 प्रोटॉन बाय साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट PQH2 से PQ तक। तो टोटल 12 प्रोटॉन रिलीज होता है इनर स्पेस में, जहां पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऑक्सीडाइज हो गए, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इवॉल्व होगा, और 2 मॉलिक्यूल NADP के रिड्यूस होंगे। तो मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या बोलेंगे आप कि 1 मोल ऑफ ATP इज फॉर्म फॉर एवरी 3 प्रोटॉन by ATPase complex। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन accompanied by reduction of 2 मोल ऑफ NADP and esterification of 2 मोल्स ऑफ ADP। तो ये तो बोल चुका था मैं आपको, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, उतना डिफिकल्ट नहीं। तो उसके बाद why we are so interested in the proton gradient, this gradient is important because breakdown of this gradient lead to the synthesis of ATP, and gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane। समझ में आ रहा है, and stroma through the transmembrane channel। अब transmembrane channel कौन से, तो वो बोल चुके CF0 से CF1, वो समझ में आता है। The channel of CF0 of the ATP synthetase, the ATP synthetase enzyme consists of 2 part। इस एंजाइम के 2 पार्ट है बोल रहा है। एक पार्ट हो गया CF0 विच इज एम्बेडेड, मतलब थैलाकॉइड के अंदर डीप किए वाला, एम्बेडेड किए वाला, एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन मतलब समझ में आता,
जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की है प्रोटॉन को जाने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब उनको करियर प्रोटीन भी लगता है। द अदर portion is called as CF1 which protrudes into the outer surface of thylakoid membrane। तो ये समझ में आता है which faces toward the stoma, बोल चुके हैं। The breakdown of gradient provides the enough energy to cause conformational changes in the CF1 particle। देखो अगर ये यानी कि ग्रेडियंट ब्रेक हो रहा है, मतलब प्रोटॉन उधर से ल्यूमेन से स्टोमा की तरफ आ रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी लगेगी, जो एनर्जी will cause conformational change in the CF1 particle of the ATP synthetase, which makes the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP। ये समझ में आ रहा है, ATP synthetase लगा था। कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन, क्या क्या लगा इसके अंदर, ये याद रखिए इसके अंदर क्या क्या लग रहा है। एक तो मेम्ब्रेन लगी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन पंप लग रहा है, उसके बाद प्रोटॉन ग्रेडियंट लग रहा है, उसके बाद एटीपी सिंथेसिस लग रहा है। मतलब ये मेनली 4 थिंग्स लगेंगे इसको, ठीक है। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप मतलब कौन सा पंप, ये जो CF0 टू CF1 बोल रहा हूँ ये, ठीक है, इसको बोले वाला प्रोटॉन पंप। एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी इज यूज टू पंप द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट द ग्रेडियंट और हाई concentration of proton within the thylakoid lumen। ATP synthetase has a channel that allows the diffusion of proton back across the membrane, and this releases the enough energy to activate the ATP synthetase enzyme that catalyze the formation of ATP। ये सब समझ में आ जाता है, देखिए। Along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stoma, responsible for fixing CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में, मतलब जहाँ पे लाइट रिएक्शन देख रहे हो वहां पर मैं आपको बोल चुका हूँ कि एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होता है, और इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को साथ में मिला के बोला जाता है असिमिलेटिव पावर। और ये असिमिलेटिव पावर किसके लिए काम को आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा ग्लूकोज के अंदर, उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोला नीचे कि वेयर ATP एंड NADPH2 आर यूटिलाइज, कहाँ पर ये यूटिलाइज होंगे, तो देखो we learned that the product of light energy is ATP, NADPH2 and oxygen। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ATP और NADPH2 इसको बोला गया असिमिलेटिव पावर, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो एनवायरमेंट को प्योर करेगा। These O2 diffuse on the chloroplast while ATP, NADPH2 are used to drive the process leading to the synthesis of food more accurately। शुगर प्रोड्यूस होगा, इसी को बोला जाएगा बायोसिंथेटिक फेज। ये मैं बोल चुका आपको, बायोसिंथेटिक फेज का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो डे में हो रहा है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और नाइट को जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। Of photosynthesis, this process is carried out, this process does not directly depend on the presence of light but depend on the product of light reaction। ये बोल चुका, देखो इसका मीनिंग क्या होता है। तो जहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन आ रहे वो समझ में आ रहा, पहले लाइट रिएक्शन क्या है वो पूरी तरह से, तो आपको डार्क रिएक्शन समझ में आता है। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये पहले बोल चुका मैं आपको, मतलब क्या है ये फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको लाइट रिएक्शन और एक बार बोला डार्क रिएक्शन, ये दोनों, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही थी, अब ये बोल चुका मैं, ग्राना के अंदर। और लाइट रिएक्शन में मेनली क्या तैयार होता है, एक तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, NADPH2 प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये तीन प्रोडक्ट मेनली, ये अभी बात कर चुके हैं हम। तो इन दोनों को क्या बोल लेते हैं, असिमिलेटरी पावर, बोल चुका मैं असिमिलेटरी पावर, ठीक है। और ये असिमिलेटिव पावर डार्क रिएक्शन में जाएंगे, और डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में ये रिएक्शन होगी, एक तो C3 साइकिल हो सकती है, या तो C4 हो सकती है, या तो CEM हो सकती है, क्योंकि ये प्लांट टू प्लांट वैरी होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है, कौन से टेम्परेचर में ये प्लांट सर्वाइव हो रहे हैं, तो इसके ऊपर डार्क रिएक्शन में एक तो C3 हो सकता है, या तो C4 हो सकता है, या तो CAM साइकिल हो सकती है, ठीक है। ये याद रखना है।
and beside CO2 and H2O, you may also wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम. मतलब देखो इंटरडिपेंडेंट रहता है ये लाइट और डार्क रिएक्शन. इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, द सिंथेसिस स्टार्ट अगेन. कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग बायोसिंथेटिक फेस और डार्क फेस इज मिसनोमर. हाँ, तो ये दोनों लगभग सेम ही है, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेस बोलकर. तो इसको डिस्कस करो बोला है. आपको समझ में आ गया तो ये इजी जाता है. देखो समझ में आता है, हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. मतलब अमंग स्टूडेंट यू हैव टू डिस्कस. तो लेट अस नाउ सी. मतलब हमको बायोसिंथेटिक फेस देखना है क्योंकि लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPH2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो चुका है. अब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तैयार करना है. कहाँ पर? बायोसिंथेटिक फेस मतलब ही डार्क रिएक्शन, मतलब ही ब्लैकमन रिएक्शन. ATP and NADPH2 used in the biosynthetic phase. We saw CO2 is combined with water molecule. इससे प्रोड्यूस होने वाला ये ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस, या जिसको शुगर बोलेंगे हम. ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज लाइक नहीं बोलेंगे. इट वॉज इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन इज प्रोसीडेड. रादर व्हाट was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. इससे क्या होगा? तो just after World War II, among several effort put radioisotope to be beneficial for use. तो रेडियो आइसोटोप, हमने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप देखा था, पर जब डार्क रिएक्शन देख रहे हैं तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन. इन्होंने कार्बन 14 का रेडियो आइसोटोप यूज किया था, क्लोरेला नाम की अलगी को यूज किया था, क्लोरेला और सिंडेस्मस. और उनके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने डार्क रिएक्शन बोली थी, मतलब C3 साइकिल बोला था. फोटोसिंथेसिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड. मतलब क्या बोला इन्होंने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फिक्सेशन होने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर कौन काम कर रहा है? ATP NADPH2. तो इससे पहला एक 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होगा जिसका नाम रहता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो ये ऑर्गेनिक एसिड है. He also contributed working out of the complete biosynthetic pathway, hence called as Calvin cycle. इनके बाद इसको नाम दिया गया था कैल्विन साइकिल, जो कि हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे. The first product is identified as T-phosphoglyceric acid, in short it is called as PGA. तो इसके अंदर कितने कार्बन होंगे वो देख सकते हैं हम. 3 कार्बन रहते हैं इसके अंदर. तो पूरी प्रोसेस देखना है हमको, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ इतना ही बोला मैंने, यानी कि ये इतना याद रखना है. तो इसके बाद हम पूरा C3 साइकिल देखने वाले हैं. यहाँ से थोड़ा सा इतना डिस्कस कर लेते हैं, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 के पहले. Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first CO2 fixation product. ऐसे नहीं होता. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद PGA किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ? ये C3 प्लांट में होता है. C3 कार्बन वाला कंपाउंड, और साइकिल को भी नाम दिया गया C3 इसी की वजह से. पर कुछ प्लांट के अंदर देखे तो हम 4 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार होता है. तो मतलब प्लांट टू प्लांट थोड़ा सा ये अलग रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो PGA फॉर्म होता है. कहाँ पर? जो कैल्विन साइकिल बोले वाला है. और कैल्विन साइकिल कहाँ पर? डार्क रिएक्शन में. क्योंकि अभी डार्क रिएक्शन में मैंने आपको एक तो C3 होता है, या तो C4 होता है, या तो CM होगा, ऐसा मैंने बोला आपको अभी. ठीक है. तो जहाँ पे C3 साइकिल होती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन वाला होता है. 3 कार्बन वाला जिसका नाम PGA दे चुके. अगर C4 साइकिल हुई तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड OA होता है जो 4 कार्बन वाला होता है, और CM में भी सेम यही कंपाउंड होता है. तो वेदर, इसका बोलने का मीनिंग ये था यहाँ पर जो लाइनें लिखी वाली है, वेदर एनी प्रोडक्ट वॉज फॉर्म in the other plant. Experiment conducted over the wide range of plant led to the discovery of another group of plant. Their first stable product of CO2 fixation was again organic acid, which is 4 carbon containing compound. तो इसको भी बोले OA, समझ में आ गया, oxaloacetic acid. Since CO2 assimilation during the photosynthesis was led to be the of 2 main type. कुछ प्लांट के अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन कंपाउंड PGA तैयार होता है, उनको C3 पाथवे बोलते हैं, जिसके अंदर 4 कार्बन वाला प्रोड्यूस होगा तो उसको C4 पाथवे बोलते हैं. तो वो हमको आगे देखना है. ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ.